एवरेज में हमारा विविध जो था वो बचा। तो विविध में पहला क्वेश्चन मैं ये वाला करा दूँ, ये वाला। मतलब विविध में बताऊँ कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब क्योंकि पूछे गया है रेगुलर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन देख जाएंगे प्रीवियस ईयर में। ये ठीक है। और बस फिलहाल तो मतलब मेरे हिसाब से तो ये दो। और ये वाला जो है राकेश सर बहुत कराते, खर्च बढ़ गया, खर्च घट गया, इतने बच्चे आ गए हॉस्टल में। राकेश सर हमेशा कराते, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे बेसिक से समझ में आया। ये मतलब मैं खुद भी ना कर पाई, बेसिक से समझ में आया। ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, तो इसलिए मतलब विविध में इसलिए करा ही रही हूँ कि अगर ये पूरी बेसिक मतलब ये विविध ये समझ में आ गई ना, इसका मतलब एवरेज समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई तो भी समझ में आ जाएगी, मतलब पूरी एवरेज। क्वेश्चन ये रहा, 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि यदि उनमें से किन्हीं 2 का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो प्राप्त योग क्रमशः 168, 174 और 180 है। मूल 3 संख्याओं का औसत क्या है? ध्यान से देखना है। 3 संख्या मान लो, कुछ भी है 3 संख्या हमारी, हमने एक्स वाई जेड मान ली। यदि उनमें से किन्हीं 2 का औसत, 2 के औसत में तीसरी संख्या, मतलब इतना बताऊँ, ये मैं ना हूँ कि ये मैं ही बेसिक से कर रही हूँ, ये बेसिक से सर ने भी अप्लाई करें ये सवाल। किन्हीं 2 का औसत, एक्स और वाई का मान लो, उसका औसत तीसरी संख्या जेड में जोड़ दिया तो प्राप्त योग, ऐसे सबके संग करना है। 168, 174 और 180 होगा। मूल 3 संख्याओं का औसत, फिर एक्स वाई जेड का औसत क्या होगा? तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है कि हमने मान लिया कि हमारी 3 संख्याएं जो मूल हैं वो एक्स है, वाई और जेड है। एक बात है, ये कह रहा है 2 का औसत, 2 के औसत में, औसत ये तो हुआ 2 का जोड़ बटे 2, मतलब जितनी संख्या है 2 के औसत में अगर तीसरी जोड़ देंगे तो उनका योग ये प्राप्त हो रहा है। तो ये तो कह रहा है कि उनमें से किन्हीं 2 का औसत तीसरी में जोड़ना है। तो जोड़ा जाए तो पता है, एक बार करोगे तो ये, फिर किन्हीं 2 बची हुई उनका औसत तीसरी संख्या में जोड़ोगे तो ये, फिर किन्हीं और 2 उनका औसत तीसरी में जोड़ोगे तो ये, ऐसा कर करके। तो हमने क्या करा, पहले हमने मतलब अपने आप से मैंने तेरे को समझाने की वजह से ये लिखी है कि किन्हीं 2 का औसत ये है। हमने मान लिया अगली 2 का औसत भाई, तो वाई प्लस जेड बट्टे 2 कर लो। तीसरी हमने 2 उनका औसत ले लिया तो जेड और एक्स ले लेंगे बची हुई का। इसमें क्या होता है, तीसरी तो जोड़नी है संख्या, इनके औसत में तीसरी संख्या जोड़ेंगे तो ये आया। फिर किन्हीं 2 के औसत में तीसरी संख्या जोड़ेंगे तो ये आया। क्रम से लिख रही है ना कि 2 के औसत में जोड़ेंगे, बचा हुआ ही तो जोड़ना है। इन 2 के औसत में बची हुई संख्या जोड़ेंगे तो 180 आया। ठीक है, किन्हीं 2 के औसत में तीसरी संख्या जोड़ेंगे। ठीक है, आ गया। अब बस हमें कुछ भी ना, यही क्वेश्चन दे रखा है हमारा, क्या जोड़ेंगे। तो अब हमें ये मालूम पड़ गया, ये पूछ रहा है एक्स वाई और जेड का मूल का औसत, तो इन तीनों का जोड़ बट्टे 3 ये निकालना है। तो पहले तो हम जो लैंग्वेज दे रखी है उसे बस अप्लाई कर दो, खुद समझ में आ जाएगा इसे सॉल्व करते कि क्या करना है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 है, ये यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, क्योंकि 2 सम बट्टे वाला 2 सम में जावे ना। एक्स प्लस वाई, ये 2 यहाँ गया 2 जेड, और जो सबके बट्टे में फिर जो 2 आ गया वो इधर आ गया, 168 गुणा 2। अब ये वाई प्लस जेड जो 2 है इधर, वो इधर जाएगा, फिर सबके बट्टी में जो आएगा वो इधर भी जाएगा। वाई प्लस जेड प्लस 2x बराबर 174 गुणा 2। ऐसे ही जेड प्लस एक्स बट्टे 2, 2 इधर गया, फिर सबके बट्टे में आ गया तो इधर में भी गुणा हो गया। ठीक है, अब ये चाहे तो मैं ये गुणा करके लिख ले। ठीक है, लेकिन मतलब मैंने ये चीज़ इसलिए करी, सिर्फ जैसे मैं कर रही हूँ तो मुझे मतलब थोड़ा सा आइडिया इतना तो हो ही गया कि थोड़ा सा शॉर्ट कैसे हो गया। ये 2 तीनों में है ना, इसलिए मैंने 2 ऐसा गुणा करके लिखी ना, मैं जान कैसा करा उसे गुणा करके लिख लो, कोई दिक्कत ना है। क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस 2 जेड, वाई प्लस जेड प्लस 2x, जेड प्लस एक्स प्लस 2y। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो हमें एक चीज़ पता पड़ रही है, एक्स 2x 4x, ऐसी वाई भी 2y 4, 2y ये 4y। मुझे ये अच्छी तरह मालूम है कि जब इन सबको जोड़ेंगे ना तो ये एक्स वाई जेड ही आ जाएगा। पूछा भी तो हमसे यही है, पूछा गया है हमसे, पूछा ये है एक्स वाई और जेड का मूल औसत, इन तीनों का मूल औसत, तो क्या निकलेगा वो निकलेगा एक्स वाई प्लस जेड बट्टे 3 औसत, इन तीनों का जोड़ बट्टे 3 ही तो हुआ मूल औसत। ठीक है, तो जब हम इन तीनों को ऐसे जोड़ देंगे क्रम से, ऐसे जुड़ जाना कोई दिक्कत ना है, तो एक्स 2 3x और एक 4x, ऐसी वाई 1y 2y और 2y 4y, 2z 1z और 1z, ये रहा 4z हो गए। बराबर क्या होता, अगर गुणा करके लिख देते तो तीनों जोड़ के लिख देते डायरेक्ट, पर मैंने मतलब थोड़ा सा अपना अपना तरीका हुआ, मैंने ऐसे लिख दिया कि 2 गुणा यहाँ करो फिर उनको जोड़ो, इसलिए मैंने कर दिया। ये कहा था 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 बाहर ले ली, क्योंकि तीनों में प्लस प्लस जोड़नी है, नहीं जोड़नी तो ही, तो 2 सब में को मैंने बाहर लिख दी, 168 प्लस 174 प्लस 180। तो ये अब तीनों जोड़ गई, 8 और 4 12 का हासिल 1, 7 और 8 15 और हासिल का 1 16, 16 और 6 17 18 19 20 21 22, 22 हासिल के 2, 1 2 3 और 5। ठीक है,
4 बाहर ले लिया, एक्स वाई जेड अंदर आ गया, बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजी 10, गुणा कर दिया था। अभी जो 4 है बट्टी में चला गया, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 24, 4 एकम 4। अब पूछा क्या हमसे पूछा मूल 3 का औसत। हमने मूल संख्या मानी कौन सी है, ये। अब इनका औसत कैसे निकला करा है, इनका औसत निकला करा है तीनों संख्याओं का योग बट्टे 3, जो संख्या है वो। अब इनका योग हमारा कितना निकल गया है, 261 बट्टे 3, तो 3 8 24, 3 7 21। जब हम ये सब चीज़ देख रहे हैं ना, तो तभी क्वेश्चन पढ़ते अंदाज, इसे लिखते तुरंत अंदाजा हो जाएगा हमें कि हमें इनको कुछ भी करके एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल ही जाएगी। जब ये दे रखी तो मिलेगी 100%, और सॉल्व करके जोड़ोगे तो मिलेगी कन्फर्म बात है ये, ठीक है। अब हमारा अगला सवाल, अगला ये रहा, जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और उसी महीने के आखिरी 16 दिनों का औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। यदि पूरे महीने का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है तो 16वें दिन का तापमान क्या होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख, एक चीज़ बताऊँ मैं, ये कैसा करके क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसा करके क्वेश्चन है, इसी वाला करा हमने। 21 संख्याओं का औसत ये है, प्रथम 16 संख्याओं का, प्रथम 11 का औसत 48 और अंतिम 11 का औसत 42। यदि 11वीं संख्या, मतलब ये तो खैर अलग क्वेश्चन, लेकिन 11वीं संख्या कैसे निकालनी होगी, तो प्रथम 11, अंतिम 11, 11 में 11 22 हो गई, क्योंकि 11 दो बार लिए, यहाँ भी 11 आ गई और यहाँ भी इस वाले में भी 11 आ गई, और टोटल संख्या 21 है, तो ये इधर भी 11 इधर भी 11, तो ये तो 22 हो गई ना, ये 11 दो बार जुड़ गई, और 11 जब दो बार जुड़ी है तो इस 21 वाले में से घटा दो, सो हो जाए। ये मैंने बताई ना, इसी की तरह होगी कि जैसे 11वीं यहाँ भी आ गई, यहाँ भी आ गई, तो ये टोटल 22 हो गई, और जो कि टोटल है कितनी 21, इस वाली में से ऐसे घटाओ तो 11वीं जो दो बार जुड़ी है ना वो निकल जाएगी, 11वीं की वैल्यू निकल जाएगी। सेम चीज़ हमारे यहाँ करी है कि किसी भी महीने में कितने दिन है, मतलब जनवरी के दिन में 31 दिन है, तो पहले 16 का औसत ये, अंतिम 16 का औसत 26, तो और पूरे महीने का दे ही रखा है 31 दिनों का ये, तो 16वें दिन का तापमान, 16वां दिन पूछा है, तो वही है, ये 16 32 हो गया, जो कि 31 दिन का ये है, तो इस 32 में से एक हटा दो तो 16वां दिन निकल जाएगा, ठीक है। ये मतलब ये चीज़ दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने कहा, एक और क्वेश्चन फिर से पढ़वा दूँ कि जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है, उसी महीने के आखिरी 16 दिनों का औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। यदि पूरे महीने का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है तो 16वें दिन का तापमान क्या होगा, ठीक है। ये कैसे निकलेगा हमारा, मैंने कह दी 16 यहाँ आ गए, अंतिम 16 यहाँ आ गए, टोटल हैं दिन ये 31, मैंने गिनती करके लिखे हैं, इनका औसत 24 है, तो 16 एक बार यहाँ भी जोड़ गए, एक बार यहाँ भी जोड़ गए, 32 भी तो हुए कि एक बार ये 16 यहाँ आ गया, एक बार गिनती में, एक बार यहाँ आया गिनती में, जो कि टोटल वैसा तो 31 ही है। दिख रहा है 31 दिनों का योग, की मतलब ये जो औसत निकालना से तो निकालना है, 31 दिनों का योग बट्टे 31 बराबर औसत, औसत 24 है हमारा, तो 31 का योग कैसे निकलेगा, बराबर 24 गुणा 31, तो ये आ गया हमारा 1 चौका 4, 1 दूनी 2, 3 चौक 12 का हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 4 7, 31 का योग है। पहले 16 का योग बट्टे 16 बराबर कितना दे रखा है हमें, 22 औसत दे रखा है, ठीक है। 16 का योग कैसे निकलेगा, 16 गुणा 22, तो 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32, 35 हो गया। अंतिम 16 का योग बट्टे 16 बराबर सब। ये चीज़ मैं इसलिए लिखूँ, इससे तुझे मतलब क्लियर हो जावे कि मतलब ऐसे करके लिखी जाए ये चीज़। अंतिम 16 का योग बट्टे 16, तो 16 का योग बराबर 16 गुणा 26, तो 16 16 पंजे 60, 16 32, 16 पंजे 16 96 का 9, 16 दूनी 32, 32 और 9 41, ठीक है। ये 32 संख्याओं में से 31 निकाल दो तो 16 जाएंगे, क्योंकि 16 यहाँ भी जुड़ गई, यहाँ भी जुड़ गई, तो 16 ही तो दो बार जुड़ी है, जब इसमें से इसे घटा दोगे तो 16 ही निकलेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें 16 जोड़ एक ही बार है, इसमें 16 दो बार है, तो घटाओगे तो ये 16 भी निकले। पहले 16 का योग प्लस अंतिम 16 का योग माइनस 31 का योग बराबर आ जाएगी हमारी 16वीं संख्या, ठीक है। तो 352, इनका योग ये रहा 352, अंतिम 16 का 416, 31 का योग 744। जाहिर सी बात है इनका योग इससे ज़्यादा ही बैठा है, क्योंकि इसमें 16 दो बार है, घट गई तो 24 आया, ये हमारी 16 की वैल्यू है, ठीक है। 16वें दिन का तापमान कितना है हमारा, 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला सवाल, ये देखना है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एक सार्वजनिक पुस्तकालय में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सार्वजनिक पुस्तकालय में रविवार का अभी कुछ टाइम से भी सवालों में पेपर में आ रहा तो बालक घूम गए कि मतलब ये कैसा होगा था, बड़े डिटेल में करना, ये करना वो करना, लेकिन अब तो खैर आने लग गया था, तो पता है सबको। एक सार्वजनिक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 410 लोग आते हैं, मतलब ये
और बाकी दिनों में 230 लोग आते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन औसत उपस्थिति क्या होगी। इसे समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझना है कि मतलब ये है क्या। ऐसे मान के चल कि जैसे कोई महीना है हमारा, ठीक है, वो महीना हमारा कोई सा भी है, तो 31 दिनों का महीना या 30 दिनों का महीना, कुछ भी मान लो, ठीक है। इसने दे रखा है 30 दिनों वाला महीना। इसमें भाई एक संडे भी पड़ेगा, रविवार भी पड़ेगा, मतलब पूरे हफ्ते पड़ेंगे। और ये करा है कि रविवार में तो रविवार मान लो कि इस महीने में रविवार 5 पड़े हैं, 4 पड़े हैं, तो रविवार का औसत तो है 410 के। टोटल रविवारों में औसतन लोग इतने आते हैं। बाकी दिनों में औसतन 230 की बता रखा है इसने बाकी के दिनों में, ठीक है। तो करा तो पूरे 30 दिनों का औसत कितना होगा, ठीक है। तो ये कैसे करना है हमें, पहली चीज़ ये ध्यान दो, ये ऐसे करना है। एक बात बता, 30 दिनों का है तो 30 दिनों में 7 का महीना हो, वैसे 7 सप्ताहों का एक 7 सप्ताहों में, मतलब 7 दिनों में एक सप्ताह में, तो 7 सप्ताहों में, तो अब 30 दिनों में कितने सप्ताह हुए, लगभग 4 सप्ताह तो कन्फर्म है, 28 हो गए। पर 29 और 30वां जो दिन है, वो 2 दिन कोई एक ऐसे हैं जो या में 4 बार तो यहाँ आ गए और 5वीं बार या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, मतलब कोई ना कोई ऐसा करके बैठेंगे ये दिन, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हम कैसे करेंगे पता, इसने कही है कि रविवार से शुरू होना। एक आता कोई दिन है जो मतलब ये जो महीना है 30 वाला, ये रविवार से शुरू है, तो रविवार 7 बार आ गया, फिर अगले 7 बार, फिर अगले 7 बार, तो 4 बार तक तो रविवार आया था, तो 4 रविवार हो गए। फिर 5वीं बार जो 29वां दिन है, ये भी रविवार है, और ये 30वां जो सोमवार है, तो रविवार कितनी बार आया, 4 तो सप्ताह में आया है, 5वां एक दिन यहाँ आ गया रविवार, तो रविवार 5 है। अब बचे हुए जो दिन है बाकी के 30 में से घटा दो, 25 दिन बाकी के हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन फिर से, तो मैंने बस एक समझाया, पता क्वेश्चन फिर से पढ़ा। एक सार्वजनिक पुस्तकालय में रविवार का औसतन 410 है, समझ गया ना, कि पूरे सप्ताह में बाकी के दिन कितने हैं, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, जो बाकी के 6 दिन हैं उनका औसत तो 230। 6 दिन, 30 दिन में 6 दिन कितनी बार आ रहे हैं, और औसत रविवार कितनी बार आया, उसका 410 लोग आते हैं उस दिन, भाई ज़्यादा लोग आएंगे, छुट्टी उस दिन, ठीक है। पूरे महीने का औसत कितना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे कि 30 दिन है, मतलब संडे से कोई शुरू हो रहा है, तो 7 दिन तक चले, 7 दिन तक 7 चौक 28, ऐसा करके हिसाब 28 तक तो बिल्कुल प्रॉपर चला। 29वीं जो तारीख है उस दिन संडे है हमारा, क्योंकि संडे 4 बार तो यहाँ आ गया संडे, 5वीं बार संडे यहाँ आ गया, तो संडे कितनी बार आया, 5 बार। अब जैसे तो 30 तारीख भी है, 30वें मंडे आया, कोई बात ना, हम इसे कैसे क्यों ना देखेंगे कि खाली बस संडे और बाकी दिन इकट्ठे कर दिए, तो 5 दिन संडे आ गया, बाकी के दिन कितने बचे, 30 में से 5 गया तो 25 दिन बचे कुल, ठीक है। अब कहा था रविवार को औसतन, अब कहा था मुझे संडे प्लस बाकी के दिन जोड़ के अगर औसत निकालोगे तो टोटल औसत निकल ही आएगा ना। जैसे मान लो कि मैं ये कह रही हूँ 15 का टोटल का औसत निकालना, लेकिन पहले 7 ही हैं, बाकी के 8 ही हैं, तो हम क्या करें, 7 और 8 दोनों को जोड़ के 15 से भाग दे दो। सेम चीज़ ऐसे इसमें करनी है, कि ऐसा करके करनी है ये, कि महीने का औसत निकालना, तो रविवार का और बाकियों का जोड़ करके कुल संख्या से भाग देनी है। अब मैं समझा दूंगी कैसे, क्वेश्चन पढ़ लेगा। एक सार्वजनिक पुस्तकालय में रविवार में को औसतन 410 लोग और बाकी दिनों में 230 लोग आते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन औसत उपलब्धि क्या होगी। समझ में आ गई कि संडे को 5, बाकी के दिन हमारे 25 हैं, तो रविवार का औसत कितना है, 410। वो तो बस मैंने निकालने की वजह से लिख रखा, वरना इतना तगड़मबाजी इतना मैं डायरेक्ट यहाँ ये चीज़ ये लिखी जाती कि रविवार के दिनों का योग बट्टे 5 बराबर 410। रविवार का योग बराबर 5 गुणा 410, 5 0 0, 5 1 5, 5 चौक 20, ठीक है। बाकी के दिनों का योग बट्टे 25, बाकी के दिन कितने हैं भाई, 25 हैं, 5 तो रविवार आ गए, बराबर 230 औसत। बाकी के दिनों का योग 230 गुणा 25, 25 0 0, 25 थी 75 का 7, 25 दूनी 50 और 7 57। अब है 30 महीनों का, मतलब 30 दिनों का जो मतलब महीने का जो औसत है वो है, इसमें रविवार जोड़ दो और बाकी के दिन जोड़ दो, क्योंकि हम अलग अलग दे रखे हैं ना, ये इन सबको जोड़ दोगे ना बटे कुल संख्या, तो हमारा टोटल औसत निकलेगा महीने का। रविवार का योग कितना दे रखा है हमें, हमारा 20 50, बाकी के दिनों का योग कितना है, 57 50 बट्टे 30 कुल संख्या। अब मैंने बस इतना कर दिया, मतलब भले ही प्लस माइनस कुछ भी है, जो चीज़ सब में कॉमन है ना, नीचे भी और ऊपर भी सब में एक तरफ से वो इकट्ठा करा है, ये ना कि इसमें है जीरो इसमें ना है तो ना कटती, सब में कॉमन है, यहाँ से यहाँ कट गई। अब 205 और 575 जोड़ेंगे तो 780 बट्टे 3, 3 दूनी 6, 3 6 18 0, तो हमारे पूरे महीने का औसत 260 है। कि भले ही 410 दिन रविवार के दिन में आ रहे हैं औसतन, और 5 दिन के औसत में, और 25 दिन के औसतन 230, लेकिन सबका टोटल औसत जो है वो हमारा 260 है, ठीक है। अभी हमारा अगला सवाल तो डायरेक्ट यहीं समझ में आ जाएगा इसी केस में।
27 संख्याओं का औसत शून्य है, ठीक है। उनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से बड़ी हो सकती है। वैसे मेरे हिसाब से पूछे तो ना जाएगा, लेकिन फिर भी बता ही दूँ उसे कि 27 संख्याओं का औसत, मतलब ये करा है कि कोई 27 संख्या है टोटल, ठीक है, उनको औसत 0 दे रखा है। तो करा उनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से बड़ी हो सकती हैं, ठीक है। देखो आता, मान लो इसने सर ने बस डायरेक्ट ये लिख रखा है अधिकतम 26 संख्याएं तो शून्य से अधिक होंगी, तो 27वीं संख्या 26 संख्याओं के योग के विपरीत चिन्ह होगा, तो शून्य से बड़ी हो सकती हैं। 26 का जो योग है वो मान लो हमने हमारा आया है 530, 27 में हमने 530 ही लिख दी, बस नेगेटिव में हो ये, तो टोटल 27 होंगे, ये 26 का, ये 27वीं संख्या, ये कट गई, तो जब ऊपर 0 होता है फिर तो कुछ भी हो 0 ही आएगा। ये सवाल वैसे इतना एक्सपेरिमेंट मत कर से। अब ये वाले जो सवाल है ये केवल लैंग्वेज समझाने के लिए हैं, ठीक है, इससे लैंग्वेज अच्छी तरह समझ, बस एक बार देखनी है, बहुत अच्छी निगाह से, और कुछ भी ना ये लैंग्वेज आएगी, वैसा निकली मुझ पर भी ना आई है, पर जैसा लैंग्वेज समझी तो हाँ ये वाली बात सही है, पेपर में छोटे का ना ये सवाल। 11 दोस्तों में से प्रत्येक ने एक यात्रा पर 18 रुपये खर्च किए। 11 ने कितनी खर्च की एक यात्रा पर? 18 रुपये प्रत्येक ने, है ना, कि प्रत्येक लिख रही, ध्यान देना है सब। 12वें दोस्त ने उन सभी 12 के औसत खर्च से 11 दोस्त, ये एक 12वां दोस्त और ठीक है, टोटल दोस्त कितनी है मिला के? 12 दोस्त। जैसे पारी, 11 पारियों का औसत रन रेट ये है, 12वीं पारी में ये हुआ, सेम चीज़ है बिल्कुल। तो 11 का कुछ है और 12वीं दोस्त ने जो टोटल जो औसत है ना 12 का, उससे 11 रुपये कम खर्च किए। सभी 12 दोस्तों द्वारा खर्च की गई कुल राशि, जैसे कह दो कि 11 पारियों का ये औसत रन रेट, 12वीं पारी में इतने रन बनाए, तो टोटल 12 पारी टोटल का मिला के कितना औसत रन रेट होगा। सेम चीज़ है ये भी, तो बस इसे लैंग्वेज समझनी है, हमें लैंग्वेज कैसे लिखनी है। हमें दे रखा है कि 11 दोस्तों ने प्रत्येक ने 18 खर्च किए, तो हम 11 का निकाल सकें, 11 गुणा 18, जब प्रत्येक ने मतलब एक ने 18, तो 11 का 11 गुणा 18। 12वीं दोस्त ने जो टोटल 12 का औसत है ना, जो हमें देना रखा है इसमें से 11 रुपये कम खर्च किए हैं, तो भी 12 दोस्तों का पूछा भी यही है, पूछा तो खैर राशि है, और उस पर 12 दोस्तों का खर्च की कुल राशि कितनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमने 12 दोस्तों का औसत मान लिया x है, टोटल जो औसत निकलेगा, ठीक है। 11 का खर्च या योग की बात है कि 11 का खर्च क्या है। जब प्रत्येक ने 18 खर्च करी तो 11 ने कितनी करे? 11 गुणा 18, 11 अठे 88 का 8 हासिल, 11 कम 11, अब मैं 8 जुड़ गया तो 19, 198। मतलब 12 लिख रहा है, इसमें मतलब एक की कह रहा है ये, तो 11 लोगों का ये 12वें का खर्च क्या है? तो वो है औसत 12, जो हमने ऊपर माना 12 के औसत से 11 कम, तो x माइनस 11, 12 टोटल औसत है उसमें से 11 रुपये कम है, तो ये 12 का खर्च एक आता। 11 का खर्च प्लस 12वीं का खर्च बटे टोटल संख्या एक आता। ये 12वीं में बस आदमी तो एक ही है ना, 11 ही लोग अब टोटल, 11 लोग और एक लोग, ये तो 12 बट्टे आ गया, बराबर ही औसत हो गए। ये हमने कितना माना है? 12 का औसत x माना है। इसकी वैल्यू कितनी? 11 के खर्च की 198 रुपये खर्च करें इन लोगों ने मिलकर। इसका हमने x माइनस 11, इतनी छोटी सी लैंग्वेज है बस ये, 12 की गुणा कर दी तो 198 प्लस x माइनस 11 बराबर 12x। अब हमारी 198 से 11 गए तो 8 में से 1 गए 7, 9 में से 1 गए 8, 187 बराबर x इधर गए तो 12x माइनस x, 12 में से 1 x गए तो 11x, ये बराबर 187, ठीक है। 11 एकम 11, 11 7 77, 7 बचे ना, तो x की वैल्यू कितनी आई? 17। ये x क्या है? 12 का औसत है, ये औसत, पर हमसे पूछी क्या है इसने? सभी 12 दोस्तों द्वारा खर्च की गई कुल राशि कितनी है, ठीक है। एक आता ये निकला है औसत के प्रत्येक के हिस्से में इतना इतना पहुंचा, ऐसा करके वाला हिसाब, पर 12 लोगों का कुल खर्च या 12 लोगों का कुल योग बट्टे 12 बराबर औसत। ये चीज़ मैं क्यों लिख के जाहिर करूँ? इसे समझ में आ रही ना लग रहा? औसत ये है, कुल खर्च 12 लोगों का जो पूछा भी इसने यही है कि 12 दोस्तों द्वारा खर्च की कुल राशि कितनी है। तो इस चीज़ को लिखने से समझ में आ रही है ना कि कुल खर्च ये वाली चीज़ ही, जो कि औसत ना पूछा हमसे, इसमें 12 का औसत पूछा तो ये आंसर हो जाता, पर इन्होंने कुल खर्च पूछा है। 12 लोगों का कुल खर्च बट्टे 12, भाई उतनी संख्या लिखे करें हम, ऊपर योग नीचे 12 बराबर औसत। 12 का कुल खर्च निकलेगा तो इस औसत में 12 की गुणा कर दो बस। 17 दूनी 34 का 3, 17 एकम 17, 17 और 3 20, तो 12 का औसत कुल खर्च आया हमारा 204, ठीक है बात है ना।
अब ये वाला क्वेश्चन बस कुछ भी ना, इसमें लैंग्वेज समझ में आ जानी चाहिए, मतलब ये लैंग्वेज की वजह से ही करवाएं क्वेश्चन, बाकी पीछे वाले एक्सपर्ट आने चाहिए। इससे बस ये समझ में आ गई ना, तो इसका मतलब है कि हाँ औसत समझ में आ रही है, क्योंकि बहुत हाई लेवल चल रहा है ये बस। लेकिन इसमें हाई लेवल में है कुछ ना, सारा लैंग्वेज, ये इतनी सी चीज़ें लिख रही नहीं, बस ये लैंग्वेज है, कुछ भी ना है जो यहाँ लिख रही है, यही सब चीज़। किसी छात्रावास में 75 छात्र हैं, नए प्रवेश के कारण 15 नए छात्र मेस में शामिल हो गए, ठीक है। मेस का दैनिक खर्च इतने रुपये बढ़ गया, तोड़ तोड़ के समझनी है बस। जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च 5 रुपये कम हो गया, मेस का मूल खर्च क्या था। इस सवाल में पता है मैं भी कन्फ्यूज हूँ, मुझे ये समझ में नहीं कि दैनिक खर्च ये कौन सा है, ये कौन सा है। मैं बताऊँ इसमें क्या करना है। इसमें पहले तो लैंग्वेज पकड़नी है हमें कैसे भी करके। एक चीज़ हमें ये पकड़नी है कि किसी छात्रावास में छात्र कितनी है, 75। नए छात्र प्रवेश कितने हुए, 15 के पहले 75 है, अब 15 नए आ गए, ठीक है। ध्यान दिए इन चीज़ों पर हो गए। तो मेस का दैनिक खर्च इतना बढ़ गया, इस लाइन को फिलहाल समझ में ना देना, ये औसत है दैनिक किस चीज़ का, मतलब टोटल कुछ ही समझ में ना आ रहा, इसे छोड़ दो साइड में। जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च 5 रुपये कम हो गया। अब ये शब्द है ना औसत है, बस ये पकड़ना है हमें यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमने ये वाला औसत पकड़ा, जैसे यहाँ पे हमने ये वाला औसत शब्द पकड़ा था ना कि औसत में से 11 रुपये कम है, और हमने इन और चीज़ों पे ध्यान ना दिया, सी हमने ऐसी इस पर पकड़ना है कि औसत से 5 रुपये कम हो गया, इसका मतलब 75 का कुछ ना कुछ होगा, 15 के आ जाने से 5 रुपये औसत कम हो गया है। तो हमें ये इतनी लाइन तो समझ में आ रही है ना, तो इतनी को पकड़ के चला बस। तो देख हमने मान लिया 75 का औसत, पहला औसत x था, ये हमने माना है, ठीक है। अब 75 का खर्च बट्टी 75 संख्या बराबर औसत, मतलब मैंने संख्या सॉल्व कर दिया अब, ठीक है। 75 का खर्च कितना आया, 75 गुणा x आ गया ये। अब एक चीज़ ध्यान दियो, ये कह रहा है 15 नए छात्र आ जाने से शामिल हो गए, तो ये वाले, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च 5 रुपये कम हो गया उनके आने से, ये लाइन ध्यान देनी है। देखो आता 90, 75 में 15 जोड़ के तो 90 लोग आ गए ना, टोटल तो 90 हो गया। तो 90 का खर्च बट्टे 90 बराबर औसत खर्च 5 रुपये कम हो गया, ये रहा ना, 5 रुपये कम हो गया। तो x में से 5 कम कर दो, तो 90 का खर्च बराबर 90 गुणा x माइनस 5। एक बात बता, ये चीज़ मैं यहीं पे ऊपर बता दूँ, ये पहले था इनका खर्च, ये आ गया खर्च। एक बात कही है इसने, मेस का दैनिक खर्च 240 रुपये बढ़ गया, पहले इतना था खर्च, अब इतना है खर्च। तो ये चाहे ऐसे लिख दो, इसे 90 x माइनस 450, ये और ये, तो इसमें 240 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। तो एक बात है, इसमें ये बढ़ोतरी, हम पीछे भी तो सवाल करते नॉर्मल परसेंटेज हो कुछ भी, जब भी ऐसे करते तो हमें क्या करना है, इसमें से कितना जोड़ना है कि इसमें ये जोड़ा ये आ गया, इसका मतलब है इसमें से ये घटा दो, ये वैल्यू हो जाएगी। तो समझ में आ रही है ना। तो 90x माइनस ये गुणा जो करके लिए माइनस 75 घटा दो, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। या इसमें ये जोड़ के लिख दो तो भी मतलब बात तो वही है। तो इसमें ये जोड़ दो, बराबर ही लिख दो, ये इसमें से ये घटा दो, ये ठीक है। 90x माइनस 450 माइनस 75x बराबर 240। 90x में से 75 गए तो 15x, 450 इधर चले गए, 240 प्लस 450, 0 5 और 4 9, 2 और 4 6, x बराबर आई 15 से काट दो, 15 चौका 60, 15 छिक्के 90। एक आता ये x की वैल्यू आई है जो 75 छात्रों का था। यार मेस का मूल खर्च क्या था, मूल मतलब पहला खर्च क्या था। एक आता 75 का खर्च, मतलब ये जो खर्च है ये मूल खर्च तो था पहले। अब कहता ये तो निकल गया हमारा मेस का पहला औसत पूछता तो ये रहा, मूल खर्च पूछा तो मूल खर्च क्या हुआ हमारा, औसत में संख्या गुणा कर दो, ये वाला चीज़। 75 का खर्च बट्टे 75 संख्या बराबर औसत, 75 का खर्च बराबर 75 गुणा x, 75 गुणा x की वैल्यू 46 है, तो हमारी गुणा करके आएगी 3450, ठीक है। एक सवाल हमारा ये भी कुछ भी ना है, मतलब ये सवाल बस लैंग्वेज के हैं, ठीक है। जैसे इन दोनों में तो मैं कहूँगी कि हाँ जैसे मैं भी अटकी, लेकिन ये सवाल ये बस लैंग्वेज का। ऐसे तो बीजगणित का वो मान लो जिसमें XYZ या ABCD की इक्वेशन सॉल्व करनी है हमें, वो आसानी से कर लेगा। 3 लोग ABC के एक समूह का औसत भार 70 किलोग्राम है, जब D इस समूह में शामिल होता है तो औसत 60 किलोग्राम हो जाता है। बस इसमें तो कुछ भी ना, एक एक लाइन पकड़ते चलो लिखते चलो, पकड़ते चलो लिखते चलो। पहले एक बार पूरी पढ़ दूँ फिर बताऊँगी क्वेश्चन कैसा करना है। ये मतलब निहायत ही आसान क्वेश्चन यही हूँ मैं, क्योंकि मैं कुछ भी ना जो लैंग्वेज है वो डिक्टो लिखते चलो, सॉल्व करते चलो। इसमें हमें कुछ भी ट्रिक याद ना करनी होती, कभी कुछ भी कहने को बच्चे से सॉल्व ना करेगा सबसे कठिन है, क्योंकि भाई इसमें ये चीज़ें होती है ना, गुणा भाग ये कठिन है। लेकिन इसमें कुछ भी दिमाग में याद ना रखना, क्योंकि ये हमेशा प्रॉपर बेसिक से ही होने हैं।
ए बी सी के समूह का औसत भार 70 किलोग्राम है, ठीक है। जब डी भी इसमें शामिल होगा तो औसत 60 किलोग्राम हो जाएगा डी के शामिल होने के बाद। एक व्यक्ति ई जिसका भार डी से 5 किलोग्राम अधिक है, ठीक है। ए की जगह ले लिया इस बार डी ई ने। बी सी डी और ई का औसत भार 59 किलोग्राम हो जाता है। तो ए का भार क्या, पढ़ लो क्वेश्चन, इसे तुम एक सांस पढ़ोगे, बस पढ़ लो तो पेपर में, लेकिन उसका जब सॉल्व करने बैठोगे तो एक एक लाइन सॉल्व करोगे हमेशा। कैसा करना है, पहले एक एक लाइन पढ़ो फिर उसे लिखते चलो। ये है इसको सॉल्व करने का तरीका। ए बी सी के समूह का औसत भार 70 किलोग्राम है। तो ये कहता है ए बी सी तीनों का योग लिखें, बट्टे 3 लिखें, वही है। औसत कितना दे रखा है, 70। तो ए बी सी का योग कितना आ गया, 3 गुणा कर दो, 210 आ गया ए बी सी का योग। लिख दो यहाँ पहली समीकरण, क्योंकि समीकरण ही बननी है यहाँ पे, कुछ भी ना, ठीक है। समीकरण सॉल्व करने का तो सब कुछ बड़ा वो हो गया बढ़िया। अगली लाइन, जब डी इस समूह में मतलब ए बी सी के समूह में डी शामिल होता है तो औसत 60 किलोग्राम हो जाता है। बस यहीं रुक जाओ। इस ए बी सी के समूह में, तीनों के समूह करा ना, इसमें डी शामिल हो गया, इनका योग है इस सबका। कितने लोग हैं अब ये, 4 लोग। तो औसत कितना हो गया इनका, 60 किलोग्राम। अब औसत हो गया 60। इन सब का योग निकालोगे तो कितना आया, 60 होना 40, 240 आ गया। अगली समीकरण हमारी आ गई ए बी सी प्लस डी इतना, ठीक है। अब एक चीज़ बता, यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि इसमें अब अगली लाइन में पढ़ लो संगे संग। एक व्यक्ति ई जिसका भार डी से 5 किलोग्राम अधिक है, बस यहीं ख़त्म करो। ई का भार डी से 5 किलोग्राम अधिक है। तो पहले बता, हम कुछ डी निकाल सकें हैं क्या, हाँ निकाल सकें। कैसे निकाल सकें, ए बी सी की वैल्यू 210 है, अगर हम इस 210 का कोई यहाँ रख दें तो डी बचेगा खाली, निकलेगा। तो समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर ए बी सी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, 210 ये रही, प्लस डी बराबर 240। तो 210 इधर हट गया तो डी आ गया 240 माइनस 210 बराबर 30। डी आ गया हमारा इतना। ई कितना है, ई जिसका भार डी से 5 किलोग्राम अधिक है, डी से 5 किलोग्राम अधिक है ई, तो 30 प्लस 5, ई निकले, डी निकली आई, ई निकली आई, ठीक है। अब अगली लाइन पढ़ लो। अगर ए की जगह ये जो ई है हमारा, एक व्यक्ति इसका डी से 5 किलोग्राम अधिक है, ई की बात चल रही है यहाँ पे। एक व्यक्ति ए की जगह ले रहा है और बी सी डी और ई का औसत 59 किलोग्राम हो रहा है, ठीक है। मतलब ये ए बी सी डी वाले में जो भी था ना टोटल, क्योंकि अब तो इन सब की बात चलिए करा। ए की जगह अगर ई आ जाए तो औसत कितना हो रहा है, 59 किलोग्राम हो रहा है। ये ना, जो एक व्यक्ति ई है जो 5 किलोग्राम अधिक है डी से, ए की जगह ले रहा है, तो बी सी डी और ई का औसत भार 59 है। ये रहा, बी सी डी और ई का औसत किलोग्राम कितना, 59। तो 4 ही लोगों में, बट्टे 4, 4 गुणा कर दो, बी सी डी ई 4 गुणा 59, 236 आ गया। एक बात है, इसमें हमें डी की वैल्यू भी पता है, ई की वैल्यू भी पता है, 35 और 30। डी व ई की वैल्यू 3 में रखा हो, इसमें हम 3 माना है, तो बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 30, ई की वैल्यू 35 बराबर 236। बी प्लस सी का वैल्यू कितना आया है, 236 माइनस 65, तो आया ये हमारा 171। अब एक चीज़ मैं गारंटी से बता रही हूँ, बी और सी की वैल्यू इकट्ठी, बी और सी का योग तो तुमसे पूछ लिया, ये अब पूछ लेगा भले ही, पर बी और सी की अलग द वैल्यू तुम कभी ज़िंदगी में नहीं निकाल सको। क्यों, बी और सी का योग तो आ गया 171। पूछा क्या, देख लियो उसमें पूछा है ए का भार निकालो। अब एक बार सारी इक्वेशनों पर निगाह करनी है हमें। बी और सी की आ गई 171, सारी इक्वेशन में निगाह करनी है। ए बी सी 210, ए बी सी डी 240, डी ई बी सी डी ई 236, सही है। एक बात, अब बी और सी का जो ये मान है, पहली बात तो ये बी चीज़ में जो आई है ना, ये सब सॉल्व होती चली गई हैं। बी और सी में 171 है, इस 171 को अगर तुम पहली समीकरण ये रही ए बी सी में अगर रख दोगे, पूछा भी यही है हमसे, इसमें यहाँ बी और सी को ले लो तो ए निकल आएगा डायरेक्ट। तो ए प्लस बी और सी की वैल्यू 171 बराबर 210, तो ए बराबर आ गया 210 माइनस 171 तो 39। एक बार फिर से समझा दूँ, इसमें 3 का योग दे रखा, तो 3 का औसत दे रखा 70, तो ए बी सी की वैल्यू 210 निकल आई। अब चौथा डी जोड़ दिया तो 4 आएगी, औसत 60 दे रखा, तो ए बी सी डी की वैल्यू 240 आ गई। इस ए बी सी को उठा के यहाँ रख दोगे तो डी निकल आया। जब डी निकल आया तो ई जो है इससे 5 ज़्यादा है। अब ये करा है, ए को हटा के अगर बी सी डी ई ये डायरेक्ट इनको जोड़ोगे, 4 हैं ये लोग, 59 औसत है, तो इनका योग आया 236। अब एक काम करो, डी और ई की वैल्यू यहाँ रख दो, तो बी और सी का निकल आएगा 171।
अब बी और सी को उठा कर रख दो पहली वाली में ABC में, तो ए निकल आया, ए तो पूछा है, आ गया हमारा। ठीक है, एक सवाल जो मैंने छोड़ा ना वो ये वाला क्वेश्चन है, कुछ भी ना लैंग्वेज है उसमें, लैंग्वेज बता दूँ एक बार। 12 लड़कियों के एक समूह का औसत वजन 48 किलोग्राम है। ठीक है, बस लैंग्वेज पढ़नी, कुछ ना करना। यदि 2 लड़कियां आर और एस पी और क्यू की जगह ले लें, आर और एस ले रही हैं पी और क्यू की जगह, तो नया औसत 46 किलोग्राम हो जाता है। पी का वजन क्यू के वजन के बराबर है, पी बराबर क्यू है, आर वजन एस के बराबर है, आर और एस एक जैसी हैं। ठीक है, ये ना, ये जो दोनों एक जैसी हैं, ये दोनों एक जैसी हैं। समूह में एक और लड़की टी को शामिल किया जा रहा है और नया औसत 46 किलोग्राम हो जाता है। तो टी का वजन आर के वजन के बराबर है, टी और आर बराबर है, पहले तो आर और एस बराबर है, टी भी इसके बराबर, तो टी आर और एस सब बराबर हो गए। तो पी का वजन याद करना है। मैंने बात की लैंग्वेज वाले सवाल में हमेशा इसमें कोई ट्रिक ना, लैंग्वेज तुम अप्लाई करते चलो, डायरेक्ट पहली लैंग्वेज पढ़ो। 12 लड़कियों के एक औसत 48 है। ठीक है, समूह का, तो हमने कर लिया 12 का योग बट्टे 12 हो गए बराबर औसत हो गए, 12 का योग निकल आया 48 गुणा 12, पहली चीज़। अब ये कह रहा है यदि 2 लड़कियां आर और एस पी और क्यू की जगह ले लें, इसका मतलब आर और एस जुड़ रही हैं और पी और क्यू की जगह, मतलब पी और पी निकल के जा रही हैं, पी और क्यू, तो नया औसत 46 हो गया। तो 12 के योग में अगर आर और एस तो जुड़ रही हैं, किसकी जगह ले रही हैं, पी और क्यू, इसका मतलब पी और क्यू घट रही हैं, निकल रही हैं। कहता 2 आई 2 ही गई, तो 12 तो बची, फिर भी कुछ फर्क ना पड़ा, 32 तो औसत 46 हो गया, नया औसत दे रखा है 46। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 48 गुणा 12। आर और एस, इसने अगली लैंग्वेज पढ़ लो तुम कि पी का वजन क्यू के वजन के बराबर है, इसका मतलब पी और क्यू जैसी हैं और आर और एस एक जैसी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने लिख दी कि आर और एस को कुछ भी मान लो, एक ही चीज़ लिख दो तो हमारा एक ही आ जाएगा। मतलब ये मैंने 2 बस इसलिए लिखा है, ये बताने के लिए कि आर और एस 2 लोग हैं, ये अंदर कोष्टक में लिख रखा है। ये कहता है ये 2 लोग हैं, तो 2 एक जैसे लोग हैं जैसे, तो इनकी 2 ही वैल्यू तो आती ऐसी। ये थोड़ा लिखना मैंने गलत कर दिया, पी प्लस क्यू लिख दो, मैंने बस इन दोनों के अंदर से एक इनकी संख्या बताई कि 2 लोग हैं अंदर, ये 2 लोग हैं अंदर, ऐसा करके। तो कहता पी और क्यू भी तो एक जैसे हैं, तो पी एक पी और एक पी 2 पी तो होंगे, ऐसा करके 2 पी। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन मत होइए। अब बराबर 46 गुणा 12, ठीक है, 48 गुणा 12, इसको इधर लिया है, ये इधर चली गई, मैंने कि भेज दिया, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, क्योंकि ये छोटी बैठेंगे ना इसलिए कोई, मतलब इसमें कोई दिक्कत ना, कोई चीज़ इधर कर लो, तो 2p इधर आ गई, ये माइनस में चली गई 2 है। बस इसे सॉल्व करने का तरीका है छोटा सा कि 12 इसमें भी 12 इसमें भी, तो 12 बाहर ले ली, 48 माइनस चला तो गुणा कर लेगा, कोई दिक्कत ना है। बस मैं तो थोड़ी थोड़ी ट्रिक बताते चलूँगा कैसे सॉल्व करें बच्चे, कुछ आसान। 12 दोनों से बाहर आ गई, तो 48 में 46 के 2, अब कितना आसान पड़ेगा ना, 12 दूनी 24 बनना, पहले इसकी इसमें गुणा करते, फिर इसकी गुणा करते, फिर घटाते, तो फिर लंबा है ना। तो जो चीज़ दोनों में कॉमन हो गया ना, तो हमेशा वो बाहर लेके पहले इन बड़े बड़े इनको घटा लो, 2 बचे गया कुल, 2 24, ये 2p माइनस 2r, ये समीकरण 1 हो गई। मैंने कही लंबे सवाल में समीकरण बने हमेशा। अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब हम यहाँ तक हमारा सवाल बिल्कुल खत्म है। अब इस आगे ना ऊपर ना देखना, अब इसे पढ़ना है। इस समूह में एक और लड़की टी को शामिल किया गया और नया औसत 46 किलोग्राम हो गया। ये जो समूह है हमारा, 12 लोग पहले से आर और एस आ गई, पी और क्यू चली गई, ये केवल इंडिकेट कर रहा है कि 2 लोग, ये ऐसे 2 कोई स्पेशल वैसी चीज़ ना है ना। इसमें टी शामिल हो गया है, क्या होता, 12 लोग थे, 2 चले गए, सॉरी 2 आ गए प्लस 2 चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 12 ही हैं, पर एक नया टी जुड़ गया, तो 12 और 1 13 लोग हो गए, तो 13, नया औसत 46 है। तो 12 का योग कितना दे रखा है हमारा, 48 गुणा 12, ये ठीक है, 12 का योग है, सॉरी ये एक कम करो, ये पूरे का ही निकल के तो आ तो गया हमारा, ये प्लस टी बचा बट्टे 13 बराबर 46। हाँ सॉरी यार, इस सगरे का जो हमें दे रखा है वो ये रखा ना, ये रहा, ये सब इसी का तो ये 46 गुणा 12 है ना, ये उठा कर हमने उसे यहाँ लिख दिया, ये सब का प्लस टी बट्टे 13 हो गए, 46 गुणा 12 प्लस टी 13 गुणा इधर कर दी। अब क्या था, टी इधर लिख, 46 गुणा 12 इधर भेज दे। अब फिर से या तो इतनी गुणा करो बड़ी, या तो बड़ी बड़ी गुणा करो, 46 कॉमन ले लो, 13 गुण माइनस 12, एक आध घट गया, 1 की गुणा 46 गुणा 46, टी की वैल्यू 46। अब अगली लाइन पढ़ लो, टी शामिल हो गया, उससे इतना हो गया, खत्म ही, अब यहाँ तक सब खत्म। टी का वजन आर के वजन के बराबर है, तो पी का पूछ रहा है, टी का वजन आर के वजन के बराबर है 46, दोनों के 46 हो गए। अब एक और चीज़,
ठीक है, बराबर हो गया। अभी हमसे पूछ रहा है पी की वैल्यू पूछ रहा है। पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू एक जैसी दे रखी, पी और क्यू एक जैसी, आर और एस एक जैसी। अब आर और एस और टी भी एक जैसी। पूछा पी है, देखो आता समीकरण एक में आर का मान रखना होगा। हमने समीकरण एक में आर का मान ये वाला कोई तो वैल्यू होगी कि जैसे 24 बराबर 2p-2 निकल कर आता है। हमें आर की वैल्यू पता है, पी की निकालनी है। हम करेंगे 24 बराबर 2p माइनस आर की वैल्यू कितनी है 46। तो 2 × 46, या फिर हमने ऐसा कर लिया, दो सब में है कॉमन है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दो यहाँ से कट गई, 2 यहाँ से कट गई, तो 12 बराबर p-40। 46 तक पहुँच गए, तो p बराबर 12 + 46 58 आ गई पी की वैल्यू। ठीक है भाई, इन सवालों को समझने की होती है और कुछ भी ना।